आकाश अनंत है, न कोई शुरुआत न कोई अंत। जैसे नींद में देखा गया एक सपना जो हर सुबह जागने के बाद भी खत्म नहीं होता। कितना बड़ा है ये आकाश, कितनी दूर तक फैली है ये आकाश गंगाएं। बरसों तक इंसान ने सिर उठाकर तारों को बस निहारा है, मगर अब इंसान ने उसे नापने की हिम्मत जुटाई है। ताजा वैज्ञानिक अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष जितना चौड़ा है। अब सोचिए, काश जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ जाता है, अगर वो लगातार चलता रहे बिना रुके बिना थके, तो एक साल में जितनी दूरी तय कर लेता है उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष ये कोई संख्या नहीं, ये तो हमारी कल्पना की सीमा है। हो सकता है हमारी सीमाओं के पार भी फैला हो ये ब्रह्मांड। हमारी धरती, हमारे सूरज, हमारे ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ये सब एक छोटे से कुनबे का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। और ये सौर मंडल बस एक छोटा सा सदस्य है मिल्की वे नाम की आकाश गंगा का। मिल्की वे एक ऐसी नगरी जो अरबों तारों से सजी है। अरबों तारे इसमें जगमगाते हैं और ऐसी ही न जाने कितनी ही आकाश गंगाएं हैं। हर एक अपने भीतर असंख्य रहस्य छिपाए हुए है। एक समय था जब वैज्ञानिक हार्लो शेपले और हैबर कर्टिस के बीच बहस चल रही थी, कितनी बड़ी है हमारी आकाश गंगा। शेपले कहते थे 3 लाख प्रकाश वर्ष, कर्टिस कहते थे नहीं, सिर्फ 30,000। सच क्या था, जवाब समय ने दिया। आज हम मानते हैं मिल्की वे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, लेकिन ब्रह्मांड वो तो इस आकाश गंगा से भी कई गुना बड़ा है। कितना बड़ा कोई नहीं जानता। हाँ, हर नया अनुमान एक नई संभावना की खिड़की खोलता है। पर हम इतनी दूरियां नापते कैसे हैं? इतनी दूरियां नापने का एक तरीका है जिसे रेडियो तरंगों का तरीका कहा जाता है। हाँ, वैज्ञानिक तरंगों को भेजते हैं और इंतजार करते हैं उनके लौटने का। उस समय से दूरी का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। पुएर्तो रिको में एक विशाल दूरबीन है, एरिसीबो, मगर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि रेडियो वेव्स भी सीमित पड़ जाती हैं। तब काम आता है रेड शिफ्ट। जैसे जैसे सितारे हमसे दूर जाते हैं, उनकी रोशनी लाल पड़ने लगती है। इस रेड शिफ्ट के जरिए हम समझते हैं कि वो हमसे कितने दूर हैं। 1908 में एक महिला वैज्ञानिक आई, हेनरिटा स्वान लियाविट। उन्होंने सेफिड नामक चमकीले सितारे की खोज की। इन सितारों की चमक हमें बताती है कौन कितनी दूरी पर है। उसी आधार पर आज हम जानते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारी पड़ोसी आकाश गंगा, हमसे लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लेकिन क्या हम कभी सच में जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? शायद नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। जिसे हम नापते हैं वो अब तक और ज्यादा बड़ा हो चुका है। सोचिए, एक गुब्बारा जिस पर कुछ बिंदु बनाए गए हैं। जैसे ही गुब्बारा फूलता है, बिंदुओं के बीच की दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा ही हो रहा है हमारे ब्रह्मांड के साथ। आज से 14 अरब साल पहले जो तारा चमका था, उसकी रोशनी अब हमारे पास पहुंची है और अब वो तारा धरती से 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हो चुका है। अंदाजा लगाइए हमारा ब्रह्मांड कितनी तीव्र गति से फैल रहा है। तो जब हम रात को आसमान देखते हैं तो सिर्फ सितारे नहीं, समय में झांकते हैं। हर रोशनी एक बीता हुआ कल है, एक बीता हुआ पल है, एक स्मृति है जो आज भी चमक रही है। और इस अंतहीन विस्तार में हमारी पृथ्वी सिर्फ एक बूंद, एक पल, एक कहानी मात्र है। लेकिन ये कहानी है जिसने इंसान को सितारों तक पहुंचने की ख्वाहिश दी। चलिए फिर से देखते हैं इस अनंत आकाश को। शायद आज कुछ
नया दिख जाए। हम इस ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर जाने वाले हैं, इसलिए अपने घर वालों को कुछ समय के लिए कहिए कि आप बिजी हैं और अपने हेडफोन को लगा लीजिए। और यदि आपको कमरे की लाइट बंद करनी है वो भी कर लीजिए, क्योंकि अब हम जिस सफर पर जाने वाले हैं वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज कर दीजिए। अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से नीचे नीला ग्रह धड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम वायुमंडल की परतों को एक एक करके पार करेंगे। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी से 0 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यहां तक हम हवाई जहाज में सफर करते हैं। बादल, बारिश, तूफान सब यहीं बनता है। तापमान हर किलोमीटर पर घटता है। यहां का रंग हल्का नीला और सफेद है। स्ट्रेटोस्फियर, जो कि पृथ्वी के 12 से 50 किलोमीटर के आकाश में शुरू होता है। यहां ओजोन परत मौजूद है, जो सूरज की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यहां का मौसम अत्यंत शांत होता है। यहां रंग गहरा नीला और सूरज बहुत ज्यादा चमकदार दिखता है। मेसियोस्फीयर, 50 से 85 किलोमीटर के क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ उल्काएं जलती हैं, एक एक करके चमकती रेखाएं दिखती हैं। तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। रंग काला और हल्की नीली आभा दिखाई देती है। थर्मोस्फीयर, जो पृथ्वी के 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ पर ऑरोरा दिखाई देते हैं, हरे, बैंगनी, नीले नाचते रंग। अंतरिक्षयान और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी क्षेत्र में है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, पर हवा इतनी पतली है कि महसूस ही नहीं होता। अंतरिक्ष की दहलीज यहीं से शुरुआत होती है। यहीं पर जाकर पता चलता है आकाश और अंतरिक्ष के बीच का अंतर। एक्सोस्फीयर 600 से 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह सबसे ऊपरी परत है। यहां से पृथ्वी का गुरुत्व खिंचाव खत्म होने लगता है। अब हम स्पेस यानी अंतरिक्ष में हैं। वायुमंडल इतना पतला है कि अणु भी मुश्किल से मिलते हैं। यहां का रंग गहरा काला है। अभी जो आप देख रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पृथ्वी के साथ ही घूमते हैं। मौसम, टीवी और संचार के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इससे पहले जो आपने छोटे छोटे सैटेलाइट देखे थे वो स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे, जो कि पृथ्वी से 550 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये आसमान में एक लाइन में चलते हुए चमकते हैं, जैसे पृथ्वी को किसी ने माला पहरा दी हो। पृथ्वी के चारों ओर हर 90 मिनट में चक्कर लगाता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसमें वैज्ञानिक जीरो ग्रेविटी में काम कर रहे हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त यहाँ हर 45 मिनट में होते हैं और अब वैज्ञानिक हमारी तरफ देख रहे हैं। शायद उन्होंने हमें देख लिया है, लेकिन हम रुक नहीं सकते क्योंकि हम निकले हैं एक लंबे सफर पर। ये देखिए, एक खामोश पृथ्वी के जैसा ही दिखने वाला टुकड़ा और साथ ही पसरा हुआ है अंधकार। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, एक ऐसा सन्नाटा जिसकी भाषा सिर्फ अंतरिक्ष ही समझ सकता है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे चांद की ओर। चांद की सतह सफेद नहीं बल्कि ग्रे है, स्लेटी और राख जैसे रंग की। गड्ढों से भरी हुई एक के बाद एक क्रेटर जो अरबों साल पुराने हैं, जैसे समय के घाव हों, चुपचाप अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। ये बिल्कुल महाभारत के उस पात्र अश्वत्थामा की तरह है जिसके घाव कभी भरने का नाम ही नहीं लेते। कुछ गड्ढे इतने विशाल हैं कि उनमें एक शहर समा सकता है। इस गड्ढे का नाम है टाइगो, कोपरनिकस और प्लेटो। हर गड्ढे का नाम, हर निशान एक कहानी है। इस चांद ने न जाने कितनी उल्काओं का सामना किया होगा और हर चोट को अपनी सतह पर एक निशानी के रूप में संजो कर रख लिया। ये देखिए, आपने चंद्रमा और सूर्योदय देखे होंगे, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं अर्थराइस,
नीला चमकता हुआ जीवन से भरा एक ग्रह काली शून्यता के बीच अकेला शोर मचाता हुआ। वो हमारी धरती है, इतनी छोटी, इतनी कोमल। चांद से देखा तो लगता है कि जैसे सब कुछ वही है। प्यार, युद्ध, इतिहास, भविष्य, सब इस नीली सी बूंद में। चांद पर सूरज की रोशनी बिना बिखरे बिल्कुल सीधी गिरती है। वहां कोई वातावरण नहीं जो रोशनी को फैलाए, कोई हवा नहीं जो धूल उड़ाए। इसलिए हर परछाई चाकू की धार जैसी तेज है, गहरी, बिल्कुल काली। हर उजाला चकाचौंध कर देने वाला। यहां रोशनी और अंधेरे के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं है। सब कुछ या तो काला है या उजाला। जैसे जीवन और मृत्यु के बीच कुछ भी ना हो, वैसा ही यहां धूप और छांव के बीच कुछ भी नहीं है। अब हम जिस हिस्से को देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जिसे आज तक इंसान ने छुआ तक नहीं है। हालांकि भारत की इसरो ने चंद्रयान 3 को यहां पर उतारा है, लेकिन इंसान फिर भी यहां नहीं पहुंचा है। ये चंद्रमा का दूर का हिस्सा, द फार साइड ऑफ द मून, जो पृथ्वी से हमें कभी दिखाई नहीं देती। ये कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई संकेत नहीं है, सिर्फ चुप्पी, एक रहस्य जो हमेशा अनसुलझा है। ये इलाका ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के किसी पुराने अध्याय की भूल भुलैया हो, जहां मौन ही भाषा हो, मौन ही संवाद, पसरी हुई शांति जैसे सब कुछ लिख रही हो। ये चांद का वो हिस्सा है जहां नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अपोलो मिशन की निशानियां हैं। अंतरिक्ष यात्री खामोश हैं। आप सब लोग इतने खामोश क्यों हैं और आपकी आंखें नम क्यों हैं? मैं समझ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने चांद को इतने करीब से देखा है। हमने अपनी जिंदगी की ज्यादातर बातें चांद की ओर देखकर सीखी थी। अब जब वो इतना करीब है तो लगता है कि जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। लेकिन हम ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बिता सकते। भले ही चांद से हमारे बचपन का नाता है, हमें इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम जानते हैं कि चांद पीछे छूट रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसके गड्ढों, उसकी रेखाओं, उसकी परछाइयों का चित्र दिल में बस गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं मंगल की ओर, बृहस्पति की ओर, लेकिन चांद की खामोश मुलाकात हमेशा के लिए रह जाएगी। हमने चांद को देखा और उसने हमें, और उस एक पल में हम सिर्फ यात्री नहीं थे, हम ब्रह्मांड के साक्षी थे, हम जीवन के साक्षी थे। और हम कह रहे थे कि कोई है जो तुम्हें रोज देखता है, बस तुमसे मिल नहीं पाता। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब हम चांद की सरहदों से निकलकर एक ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है, उपकरण गर्म हो रहे हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्पेसक्राफ्ट में ऐसी सुविधा है जो गर्मी और सर्दी दोनों का मुकाबला कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी बिंदी जैसा ग्रह नजर आ रहा है। यही है बुध ग्रह। ये ग्रह सूरज का सबसे वफादार साथी है, सबसे करीब और शायद सबसे अकेला भी। अक्सर ज्यादा ऊंचाइयों पर लोग अकेले रह जाते हैं, इसलिए ऊंचाइयां उतनी ही सही हैं जिसमें अपनों का साथ न छूटे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, यही है बुध ग्रह। ऐसा ग्रह दिखाई देता है जो देखने में चांद जैसा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा झुलसा हुआ। कोई बादल नहीं, कोई हवा नहीं, सतह पर गड्ढे, पर यहां परछाइयां और ज्यादा तीखी हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन इसका अकेलापन विशाल है। यहां दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हम बुध की सतह के ऊपर मंडरा रहे हैं, इसलिए जो चीज आप खिड़की से देख रहे हैं वो बुध ग्रह है और उसके विशाल गड्ढे। कोलारिस बेसिन, एक ऐसा गड्ढा जो सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा है। उसके पास बिखरी चट्टाने, चुपचाप पिघली हुई मिट्टी। बुध पर न कोई वायुमंडल है, न हवा, न बारिश। यहां कुछ भी मिटता नहीं। जो निशान यहां छोड़ दिए जाते हैं वह अरबों सालों तक वैसे ही मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो समय यहां पर रुक गया है और हम उसके दर्शक बन गए हैं। अब हम थोड़ा सूर्य की ओर बढ़ते हैं।
हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि सूर्य की चमक बर्दाश्त से बाहर है। इतनी तेज रोशनी की आंखें तकलीफ में आ जाएं। लेकिन यहाँ कोई आवाज नहीं। बुध पर कोई सुरक्षा नहीं है, न ओजोन न मैग्नेटिक फील्ड। सूरज की हर किरण सीधी गिरती है। स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए हमने इस पर शील्ड लगा रखी है। हम वहां हैं जहां इंसानी शरीर पिघल जाए, लेकिन हमारी मशीनें बोल रही हैं और देख रही हैं और हमें यहां से चलने का इशारा कर रही हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिन जितना लंबा होता है और एक साल केवल 88 दिन का। यहाँ दिन बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा खतरनाक। जब सूरज उगता है तो वो पूरे आसमान पर आग जैसा फैल जाता है। यहाँ सूर्य बड़ा विशाल दिखाई देता है। जब रात आती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी गर्मी किसी ने चूस ली हो और सिर्फ बर्फीली मौत बाकी रह गई हो। बुध पर हर दिन जीवन और मृत्यु का युद्ध होता है, लेकिन यहाँ कोई जीतता नहीं। सिर्फ आग और बर्फ का संतुलन बनता रहता है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जीवन के लिए सुलह की जा सके। ये देखिए, बुध ग्रह की सतह पर हमें हमारे स्पेसक्राफ्ट की परछाई दिखाई दे रही है। यह हल्का सा काला निशान सूर्य के इतने पास। वो परछाई बुध के लिए एक संकेत है कि कोई यहां आया था। बुध कुछ नहीं कहता, पर हमें देखता है जैसे वो जानता हो कि ये मुलाकात चुपचाप ही सही पर ऐतिहासिक है। अब हम बुध की कक्षा से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पीछे जो ग्रह छोटा होता जा रहा है, हमारी खिड़की से वो अब सिर्फ एक भूरा बिंदु है, लेकिन उसका अकेलापन, उसकी झुलसी हुई परछाइयां और उसका धीरज हमारे भीतर गूंज रहा है। बुध ने हमें दिखाया कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कितनी बड़ी कहानी कह सकता है। हमने सूरज के पास झांका और वहां पाया एक शांत, तपता हुआ रहस्यमय ग्रह। अब हमारा स्पेसक्राफ्ट बुध ग्रह की कक्षा को छोड़ चुका है। हालांकि रास्ते में हम चांद और पृथ्वी पर जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन हमें तो जाना है। इस अनंत सफर पर तो हम सीधे निकलते हैं। ये ग्रह है शुक्र। धरती से सिर्फ लगभग 4.1 से 6.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। ये दूरी घटती बढ़ती रहती है। हमारी बहन। एक समय था जब इसे दूसरी पृथ्वी कहा गया, लेकिन आज वो एक सुनहरी धुंध में छिपा एक रहस्य है जो आग, गंधक और दबाव से बना है। जैसे ही हम इस ग्रह के पास पहुंचते हैं, हमारे सामने एक चमकदार बादलों से ढका हुआ ग्रह दिखाई देता है। कोई क्रेटर नहीं दिखता, कोई सतह नहीं, बस गाढ़े पीले जहरीले बादल। जहरीले? हाँ, शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। इतना घना है कि वहां का वायु दाब धरती से 92 गुना ज्यादा है और तापमान 465 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, यानी शीशा भी पिघल जाए। शुक्र हमें देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में नमी नहीं, आग है। यहाँ बादल पानी के नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के बने हैं। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसलिए हम रोबोटिक लैंडर को ही शुक्र ग्रह के वायुमंडल में भेजते हैं। तेज हवाएं 330 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन सतह के पास पहुंचते ही सब कुछ भारी और धीमा हो जाता है, जैसे किसी मोटे तेल से भरे समंदर में उतर रहे हो। शुक्र का वायुमंडल सिर्फ जलता नहीं, वो हमें कुचलता भी है। हर सेकंड ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें जमीन में दबा रहा हो, जैसे तुम्हारे ऊपर किसी हाथी ने पैर रख दिया हो। नीचे सतह पर उतरते ही सब कुछ नारंगी दिखाई देता है। बादलों की मोटी चादर सूरज की रोशनी को एक धुंधले पीले रंग में बदल देती है। चारों ओर ज्वालामुखी की निशानियां हैं, लावा की जमी हुई नदियां, टूटे हुए पहाड़ और चुपचाप बिखरी राख। यहाँ कुछ भी हरा नहीं है, न आकाश नीला है, न जमीन ठंडी। यहाँ सिर्फ भूरे, नारंगी और गाढ़े सुनहरे रंगों का अजीब सा सपना है। क्या हम यहाँ पर कुछ सुन सकते हैं? चलिए माइक्रोफोन ऑन करते हैं। लेकिन शुक्र तो चुप है, उसकी आवाज नहीं है, सिर्फ दबाव की एक गूंज है, धुंध की सरसराहट है और हमारी मशीनों की सांसें।
शुक्र पर हर पल ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उस पर पड़ा वायुमंडल का भारी कंबल उसकी आवाज को गूंगा बना देता है। कभी लगता था शुक्र पर पानी होगा, जीवन होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने वहां माइक्रोबायल लाइफ की उम्मीद भी जताई थी, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, शुक्र एक सपना बनता गया, एक ऐसा सपना जो आग में जल गया। शुक्र हमारे लिए चेतावनी है कि अगर वातावरण के साथ खिलवाड़ किया जाए तो जीवन वाली दुनिया भी नरक बन सकती है। चलिए, इस ग्रह पर ज्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है, हमें लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। हम शुक्र से बाहर निकल रहे हैं। पीछे छूटती जा रही है वो सुनहरी गेंद जो हर रोज पृथ्वी के आकाश में सबसे चमकदार ग्रह बनकर उगती है। ये हमें तारे के समान दिखाई देता है, लेकिन अब हम जानते हैं उस चमक के पीछे एक तूफान है, गहरा दर्द है। शुक्र अब भी दिखता है सबसे सुंदर, पर वो सुंदरता खतरनाक है, भयानक है, डरावनी है। जैसे गुलाब का फूल जिसकी पंखुड़ियां गर्म लोहे की हों और कांटे झुलसते हुए लावे के। अब हमारा स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह को पीछे छोड़ चुका है। यहाँ से सूरज की रोशनी धीमी पड़ने लगी है। अंतरिक्ष में जिस गर्मी से हम डर रहे थे, अब वो ठंड में बदल रही है। गहरी ठंड और अद्भुत शांति हर जगह फैली हुई है। मगर अब धीरे धीरे एक नया ग्रह सामने आ रहा है। हाँ, ये है मंगल। उसका लाल रंग उसे दूसरे ग्रहों से अलग बनाता है और यही रंग उसकी पूरी पहचान बन चुका है। ये ग्रह जो कभी पृथ्वी से मिलता जुलता था, वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं यहाँ पर जीवन था, अब एक सर्द, वीरान और रहस्यमयी दुनिया बन चुका है। वो देखिए खिड़की से, वो सुर्ख लाल ग्रह, यही है मंगल। उसके चारों ओर पतली सी वायुमंडलीय परत है जो उसे कुछ ढका हुआ महसूस कराती है, जैसे आपने किसी सर्द ऋतु में पतली सी चादर ओढ़ ली हो जो आपको ढका हुआ तो दिखाती है, परंतु फिर भी आप तापमान की मार से नहीं बच पाते। पृथ्वी और शुक्र के बीच मंगल पर हवा हल्की सी है, लेकिन कहीं न कहीं हमें यह आभास होता है कि एक समय यहाँ जीवन था, अब वो कहीं खो चुका है। मंगल की सतह पर पुराने ज्वालामुखी और विशाल कैनियन दिखाई देते हैं। यह ग्रह एक बार गर्म और गीला रहा होगा, लेकिन अब जो बचा है वो एक बर्फीली सूखी दुनिया है। क्या इस ग्रह पर कभी जीवन था? क्या यहाँ से कभी जीवन का संकेत आएगा? हम स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग पॉइंट के पास पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि मंगल की सतह पर हल्की सी लाल धूल है जो धीमे धीमे बहती रहती है। यहाँ की हवा बहुत पतली है और अब आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे किसी ने हवा से सभी तत्व निकाल लिए हों। मंगल के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ का वायुदाब भी पृथ्वी से बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ खास आकर्षक चीजें हैं जो हमें दिखती हैं। ओलंपस मॉन्स, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जी हाँ, सौरमंडल का। मंगल धरती से इतना दूर होकर भी हमें अपनी चुप्पी में कह रहा है, मैंने एक समय जीवन देखा है पर उसे संजोकर नहीं रख सका, पर तुम रखना। अब मैं सिर्फ खामोश हूं। क्या हम उस खामोशी को तोड़ सकने में कामयाब होंगे, या फिर हम भी मंगल की तरह एक दिन ऐसे ही खामोश हो जाएंगे? हमारा स्पेसक्राफ्ट अब ओलंपस मॉन्स के करीब पहुंच रहा है। यह ज्वालामुखी 22 किलोमीटर ऊंचा है। इसके सामने बड़े से बड़े पहाड़ भी पृथ्वी पर छोटे लगते हैं। हमें देखकर लगता है जैसे कि विशालतम पर्वत श्रृंखला बहुत दूर तक फैली हो, लेकिन वो सिर्फ एक ज्वालामुखी है। मंगल की धरती पर जगह जगह बड़े गड्ढे और कैनियन नजर आते हैं जो किसी बड़े जल प्रवाह के संकेत हो सकते हैं। शायद यहाँ कभी पानी था, जो उस जीवन के अवशेष हो सकते हैं जो कभी था। यहाँ ओलंपस मॉन्स की चोटी से हम सोचते हैं, क्या मंगल पर जीवन कभी फिर से खिल सकता है? क्या जल से सजी हरी भरी धरती की यादें अब भी यहाँ किसी गहरे गड्ढे में कैद हैं? अब हम मंगल के वेलिस मैरिनरीज, विशालतम गहरी घाटियों के पास पहुंच गए हैं। यह घाटी 4000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी है। किसी जमाने में यहाँ पर नदियां बहती थी, पानी के विशाल जलाशय थे और जीवन की लकीरें थी। अब हम इस घाटी में झांकते हैं तो हमें लगता है जैसे यह एक जिंदा इतिहास का हिस्सा हो जो हमें चुपके से बताता है, मैंने एक समय पानी देखा था, लेकिन
अब मैं सिर्फ सूखा और खामोश हूं। यहाँ जीवन की उम्मीद किसी धुंधले सपने की तरह बुझ चुकी है, लेकिन कभी कहीं ना कहीं हो सकता है मंगल पर जीवन रहा हो या आने वाले समय में हो। हम मंगल की सतह पर लैंड कर रहे हैं। हम देखते हैं एक बर्फीला लाल रंग का माहौल, हरे और नीले रंगों से खाली, लेकिन हमारी आंखें उन छिपी हुई यादों को महसूस करती हैं जो मंगल की चुप्पी में दबी हैं। वायुमंडल के धुंधलेपन में मंगल के सूर्यास्त का दृश्य बड़ा रहस्यमय है। सूर्य जो धीरे धीरे मंगल के क्षितिज से नीचे डूबता है, उसका रंग सुनहरे से गुलाबी होते हुए लाल हो जाता है। मंगल का सूर्यास्त ऐसा किसी और जगह का नहीं, किसी और ग्रह पर नहीं, या किसी खोई हुई दुनिया के आशीर्वाद जैसा है। इतना सुंदर सूर्यास्त, काश यहाँ पर कोई सेल्फी लेने वाला होता। अब हम मंगल ग्रह को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या आप चाहते हैं कि अगले ग्रहों पर जाने से पहले हम छोटा सा ब्रेक ले लें और इस यात्रा को एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें? तो चलिए दोस्तों, ब्रेक खत्म हुआ। मंगल पर हमने बहुत कुछ देखा। हमारी यात्रा में हम शुक्र को देख चुके हैं, बुध और चांद को देख चुके हैं। मंगल जिस पर कभी जीवन था, अब एक मृत दुनिया बन चुका है, लेकिन इसके भीतर उस जीवन का संकेत हमेशा जिंदा है। मंगल ने हमें बताया कि जीवन चाहे कितना भी सख्त हो, एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में जीवन की तलाश हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारा स्पेसक्राफ्ट अब मंगल से दूर निकल चुका है। पीछे एक ग्रह लाल रंग का छोटा होता जा रहा है। हम सूरज से दूर जा रहे हैं। रोशनी अब धुंधली हो रही है और सामने फैलता दिखाई दे रहा है एक हल्का नारंगी भूरा गोला। वो रहा बृहस्पति। हमने मंगल को अलविदा कहा। अब हमारे सामने एक राक्षसी या कहे कि एक जायंट ग्रह है, बृहस्पति, जो रहस्यों से भरा है और जिसके बाद से शुरू होता है सौरमंडल का अगला अध्याय, द जायंट जुपिटर। जैसे जैसे हम बृहस्पति की ओर बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी और कम होती जाती है। चारों ओर गहरा अंधेरा और बेहद ठंड है। हमारे यान की दीवारों पर जमी बर्फ की परत इस दूरी को महसूस करवा रही है। हम इंटरकॉम पर वैज्ञानिकों की आवाज सुनते हैं। बृहस्पति से अब हम सिर्फ 5 लाख किलोमीटर दूर हैं। तैयार हो जाइए एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। अब वो हमारे सामने है, बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। उसका रंग, उसकी धारियां, उसके घूमते हुए तूफान, सब कुछ कल्पना से परे है। ये ग्रह गैसों से बना है, यानी यहाँ पर कदम रखने के लिए जगह ही नहीं है। हम देखते हैं उसकी मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा तूफान जो 3 पृथ्वी के बराबर है और 350 सालों से लगातार यूं ही तबाही मचाए हुए है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक चलता फिरता तूफान है। यहाँ की हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से चलती हैं। बृहस्पति अपने भीतर एक अलग ही ब्रह्मांड समेटे हुए है। बृहस्पति के वातावरण में प्रवेश करना लगभग असंभव है। उसके चारों ओर हाइड्रोजन और हीलियम की मोटी परतें हैं। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं, ये गैस और घनी होती जाती है। वायुमंडलीय दबाव इतना ज्यादा है कि अगर हम अंदर उतरने की कोशिश करें तो हमारा यान कुछ ही सेकंड में नष्ट हो सकता है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे छूना भी नामुमकिन है, लेकिन इसका अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विशालतम रहस्यों तक ले जा सकता है। जैसे ही हम बृहस्पति की कक्षा में आते हैं, हमें दिखाई देते हैं इसके 80 से अधिक चंद्रमा, लेकिन सबसे प्रमुख है आयो, ज्वालामुखियों से भरा हुआ। सतह पर हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, जैसे कोई युद्ध का मैदान हो जहां चारों ओर से आग के गोले बरस रहे हों। यूरोपा बर्फ से ढका हुआ ऐसा लगता है जैसे कोई चादर ओढ़कर सो रहा हो, जिसके नीचे हो सकता है एक गहरा और जीवन से भरा महासागर। शायद इसी बर्फ की चादर के नीचे जीवन सो रहा है या अंगड़ाइयां ले रहा है। गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। गैलिस्टो, सबसे पुराने गड्ढों वाला रहस्यमय चंद्रमा। जब हम यूरोपा को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके नीचे कोई महासागर है, और अगर है तो क्या वहां
जीवन है। अब हम उस जगह के पास से गुजरते हैं जिसे देखने लाखों वैज्ञानिक तरसते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट ये एक विशाल चक्रवात है जिसमें बर्फ, गैस, बिजली और तूफान सब कुछ मिलता है। हमारे स्पेसक्राफ्ट की दीवारें हिल रही हैं, दबाव तेज है, लेकिन हम ऊपर से होकर गुजरते हैं। इस ग्रह की आंधियां सैकड़ों सालों से थमी नहीं। यह स्थिर अशांति का प्रतीक है, शांत दिखने वाला तूफानी समुंदर। अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि यहाँ तबाही के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष से आने वाले अनेक उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों को बृहस्पति अपने पास ही रोक लेता है और पृथ्वी के लिए एक ढाल का काम करता है। बृहस्पति से दूर जाना ही होगा। हम देखते हैं कि ग्रह सिर्फ आकार में बड़ा नहीं, यह भावनाओं, उम्मीदों और अज्ञात की खोज में बहुत विशाल है। यह एक गुरु की भांति है जो पृथ्वी को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाले अनजान खतरों से भी उसे बचाता है। बृहस्पति ने हमें दिखाया कि हर सवाल का जवाब सिर्फ जमीन पर नहीं, कभी कभी आसमान या गैसों में भी छिपा होता है। अब हम बृहस्पति से निकल रहे हैं और चलेंगे उस ग्रह की ओर जिसे प्राचीन समय में खगोलीय आभूषण कहा गया है, शनि यानी सैटर्न, जिसके छल्ले इसे बाकी सभी से अलग बनाते हैं। हमारी स्पेसशिप बृहस्पति की कक्षा से बाहर निकल रही है, लेकिन हम पहले रुकते हैं यूरोपा पर। एक छोटा चमकता हुआ चंद्रमा। इस सतह पर बर्फ की एक ठोस परत है जो सूरज की रोशनी में चमकती है। बाहर सब कुछ शांत है, एकदम स्थिर, लेकिन इस बर्फ के नीचे हो सकता है एक विशाल महासागर, और उस महासागर में जीवन। आप जरा स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर देखिए। यूरोपा की सतह की दरारें, कुछ जगहों से बर्फ के नीचे से पानी फूटता हुआ निकल रहा है, जैसे बर्फीले गीजर। वैज्ञानिक कहते हैं यूरोपा के महासागर में ज़ेब्रा फिश जैसे जीवन के रूप हो सकते हैं, पर इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन संभावना अभी भी जिंदा है। अगर कहीं और जीवन है तो वो इस बर्फ के नीचे सांस ले रहा है। अब हमें यूरोपा को भी छोड़ना होगा। हमारी मंजिल है शनि द सैटर्न। बृहस्पति से शनि की दूरी लगभग 65 करोड़ किलोमीटर है। यात्रा लंबी है, लेकिन जैसे जैसे हम पास आते हैं हमें कुछ बेहद सुंदर दिखाई देता है। एक गोल पीला ग्रह और उसके चारों ओर फैले हुए छल्लों की चमकदार परतें, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के सबसे सुंदर गहने को एक ग्रह की गर्दन में पहना दिया हो। हमारी स्पेसशिप शनि के पास पहुंच रही है। इतने पतले कि आप खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन इतने चौड़े कि उनका फैलाव लगभग 2.8 लाख किलोमीटर तक का है। इन बर्फ के छल्लों से होकर ही हमें जाना है। इन छल्लों में बर्फ, धूल और चट्टानों के लाखों करोड़ों टुकड़े हैं। हर एक टुकड़ा सूर्य की रोशनी से चमकता है जैसे हीरा। यह दृश्य ऐसा है जैसा किसी सपने में गए हों। शनि के छल्ले एक खामोश धीमी गति से घूमता हुआ, नृत्य करते हुए आभूषणों के समान दिखाई दे रहे हैं। हम अब शनि के वायुमंडल के ऊपर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ग्रह पूरी तरह से गैसों से बना है, इसलिए कोई भी यहाँ उतरने की नहीं सोचेगा। हाइड्रोजन और हीलियम इसकी मुख्य रचना है। यहाँ पर हवाएं बृहस्पति से भी तेज चलती हैं, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक। वायुमंडल में हल्की सुनहरी और पीली लहरें हैं, लेकिन जमीन का नामो निशान नहीं है। अगर आप गिरे तो आप नीचे गिरते ही रहेंगे और अंततः हमेशा के लिए शनि का हिस्सा बन जाएंगे। शनि एक रंगीन बादल है जिसकी गहराई अनंत है। यह एक ग्रह नहीं, एक भटकता हुआ सपना है जिसकी अपनी कोई जमीन ही नहीं है। ये वो हवाई महल है जिसे आप देख तो सकते हैं, पर उसमें रह नहीं सकते। शनि के पास 145 से ज्यादा चंद्रमा है, पर दो नाम बड़े खास हैं। टाइटन, पृथ्वी की तरह एकमात्र चंद्रमा जिसकी ठोस वायुमंडलीय परत है। यहाँ मीथेन की झीलें हैं, पहाड़ और बारिश होती है, और कहीं इंसान जा सकता है तो शायद सबसे पहले यही जाना चाहेगा। एनसेलेडस, एक छोटा सफेद चंद्रमा जो बर्फ से ढका है, लेकिन इसके नीचे भी छुपा है एक विशाल महासागर, और यहां से भी फव्वारे निकलते देखे गए हैं जो दर्शाते हैं यहां भी जीवन की संभावना है।
हम बर्फ से बनी दुनिया के ऊपर उड़ रहे हैं, जिनके नीचे बहते हैं महासागर, और शायद हमारे जैसे कोई और भी जो इस परत को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं। अब आपके लिए सबसे रोमांचक हिस्सा, हम स्पेसक्राफ्ट को छल्लों के बीच से निकाल रहे हैं। चारों तरफ चमकते बर्फ के टुकड़े, और आपको जो आवाज सुनाई दे रही है, ये छल्लों के टुकड़े हमसे टकरा रहे हैं। कुछ छोटे बड़े सभी सूर्य की रोशनी में हीरे जैसे चमकते हुए एक शांत संगीत सा बज रहा है। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस चमक और गति। छल्ले का कोई कोई टुकड़ा हमें छूकर निकल रहा है। शायद वो कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। यहां से दूर कोई आवाज नहीं आती, लेकिन ब्रह्मांड की खामोशी हमें बहुत कुछ कहती है। अब हम सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी, ठंडे और दूर दराज पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जहां सूरज की रोशनी भी बेहद धीमी पड़ जाती है। हमारी मंजिलें हैं यूरेनस और नेपच्यून, दो नीले बर्फीले दिग्गज जिन्हें आइस जायंट्स कहा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं सौरमंडल की नीली सीमाओं की ओर। अपनी अपनी जैकेट्स पहन लीजिए, क्योंकि अब ठंड लगने वाली है, जहां सब कुछ बहुत धीमा है, ठंडा है और अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी। तो इन सुंदर नजारों के लिए तैयार हो जाइए। हम शनि के छल्लों से निकलते हैं, पीछे रह जाता है बर्फीले चंद्रमा और उनकी सुनहरी शांति। अब हम बढ़ते हैं उस ओर जहां ब्रह्मांड और भी शांत है और भी रहस्यमयी है। हमारे स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है हमारा अगला पड़ाव, यूरेनस। पृथ्वी से लगभग 2.9 अरब किलोमीटर दूर। आप अपने घर से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई गलती माफ नहीं की जाएगी। हमारे सामने है एक हल्का नीला ग्रह यूरेनस, जो सौर मंडल का 7वां ग्रह है। ये बाकी सभी ग्रहों से अलग है, क्योंकि इसका अक्ष झुका हुआ है लगभग 98 डिग्री। ऐसा लगता है ये ग्रह लेटा हुआ है, जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो, जैसे बारात में शराबी नागिन डांस करते हैं लेटकर। बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। और अब वो अपनी दूरी पर नहीं, अपनी करवट पर घूम रहा है। यूरेनस का रंग है हल्का नीला हरा। ये रंग आता है इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस से। इसका तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ 13 छोटे छोटे छल्ले हैं और 27 चंद्रमा, जिनके नाम शेक्सपियर और पोप की कविताओं से लिए गए हैं, जैसे टाइटेनिया, ऑब्रॉन, मिरांडा। यूरेनस को देखना एक कविता पढ़ने जैसा है। हर चंद्रमा, हर कक्षा एक नई लाइन, एक नई कल्पना, एक नई कविता जैसा लगता है। अब सौरमंडल का आखिरी ग्रह नेपच्यून, पृथ्वी से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर। जैसे जैसे हम पास आते हैं, एक गहरा नीला ग्रह हमारी ओर बढ़ता जाता है। इसका आकार बढ़ रहा है, जैसे किसी महासागर की गहराई में बोतल में इसे बंद कर दिया गया हो। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार। नेपच्यून की हवाएं ऐसा महसूस कराती हैं जैसे ब्रह्मांड खुद कुछ कह रहा हो। गहराइयों से उठती एक फुसफुसाहट। नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है ट्राइटन। यह उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। शायद ये किसी और सिस्टम से आया था और नेपच्यून ने इसे अपनी कक्षा में पकड़ कर रख लिया। ट्राइटन पर बर्फ के ज्वालामुखी फूटते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन गैस की फुहारें उठती हैं। यह चंद्रमा चुपचाप बर्फ की सांसें लेता है और सौरमंडल के सबसे दूर कोने में जीवन के किसी संकेत को छिपाए रखता है। और अब हम इस सीमा को पार करने वाले हैं, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, जहां सूरज की सत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की खाली ठंडी रहस्यमयी दुनिया कहा जाता है। हमारी अगली मंजिल बन जाती है। तो कस लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि अब हम उस जगह की ओर चलेंगे जहां इंसान की बनाई सिर्फ 2 मशीनें पहुंची हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। हमारे पीछे रह जाते हैं नेपच्यून और उसका चंद्रमा ट्राइटन। अब हमारे सामने आती है कुइपर बेल्ट, एक विशाल बर्फीली चट्टानों की अंगूठी जो सूर्य की सीमा को घेरे हुए है। यहाँ से प्लूटो, जो एक बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट है,
इसका चांद चारोन प्लूटो जितना ही बड़ा और दोनों एक दूसरे की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे हाथ में हाथ डालकर प्रेमी प्रेमिका डांस करते हैं। यह जगह अंधेरी है लेकिन बड़ी ही दिलचस्प, जैसे कोई सुनसान रेगिस्तान जिसमें रहस्यमयी खजाने दबे हुए हैं। यहाँ तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। सूरज अब महज एक चमकता हुआ तारा ही दिखाई देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पहुंचते हैं उस सीमा पर जहां सूरज की शोर हवाएं अब और असरदार नहीं है। इसे कहते हैं हेलियोपॉज, सूरज की आखिरी सरहद। यहां पर है वो जगह जहां 2012 में वॉयेजर ने कदम रखा था, मानवता का पहला दूत जो सौरमंडल से बाहर गया। यहां सूरज पीछे छूट जाता है और हम ब्रह्मांड की खुली सड़क पर आ जाते हैं। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, तारों के बीच की जगह जहां गैस, धूल और पुरानी तारों की राख तैरती है। यहां के कण दुर्लभ हैं, पर हर कण की एक कहानी है। शायद कभी किसी विस्फोटित तारे से आया हो या किसी बनने वाले ग्रह का हिस्सा रहा हो। यहां मैग्नेटिक फील्ड्स घूमती हैं, कॉस्मिक रेज तैरती हैं और ग्रेविटी संरचनाओं को जन्म देती है। यह जगह न तो सन्नाटा है और न ही शोर। यह एक धीमी सिम्फनी है जो ब्रह्मांड का संगीत सुनाती है। अब हम आगे देख सकते हैं एक हल्की रोशनी जो सूर्य की सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा प्रणाली से आ रही है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यह हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम अपनी रफ्तार से चलते रहे तो वहां पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक ग्रह प्रॉक्सिमा बी जो हमारे जैसे जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। शायद वहां कोई और भी है जो हमें देख रहा हो, सोच रहा हो क्या हम अकेले हैं या। तो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।